दोपहर में रमेश बाबू टीवी देख रहे थे, पर उनका ध्यान टीवी में नहीं था। शायद कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते ना जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अचानक से बहू नंदिनी की आवाज़ कानों में पड़ी और नींद टूट गई। बाबूजी, जब आप टीवी नहीं देख रहे हो तो क्यों फालतू में लाइट बिल गिरा रहे हो? जब आपको सोना ही है तो टीवी बंद करके सोए। यह आपको सोचना चाहिए, आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं। वो, हाँ बहू, गलती हो गई, एकदम धीमे स्वर में रमेश बाबू ने कहा। आप एक ही गलती करते रहो और माफ़ी भी मांगते रहो। वाह भाई, क्या बात हो गई। अच्छा, अब जाग ही गए हो तो एक काम कर दीजिए, घर में आटा ख़त्म हो गया है, जाइए ज़रा 10 किलो खरीद लाइए। टेबल पर 320 रुपये, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। और बड़ा सा झोला रखते हुए बहू चली गई अपने कमरे में। पैसे उठाकर चल दिए। पास की किराने की दुकान पर छोटू 10 किलो को एक पैकेट दे दो आटे का। हाँ लीजिए दादा, यह लो 320 रुपये। अरे दादा 10 रुपये और दीजिए, दाम बढ़ गए हैं। क्या छोटू, मेरे पास तो इतने ही हैं, एक काम करता हूँ, शाम को दे देता हूँ। और रमेश बाबू आटा लेकर घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही रमेश बाबू ने देखा कि बहू और पोता पोती मिलकर बेसन के पकौड़े खा रहे थे। आटा रसोई घर में रखते ही बहू ने हॉल से आवाज़ लगाई, बाबूजी चाय पी लीजिए। बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि बाबूजी लीजिए पकौड़े खा लीजिए। खैर बेचारे रमेश बाबू खुद चाय लेकर कमरे में चले गए। भगवान की कृपा से उन्हें बेटे बहू ने एक कमरा तो दिया था, जिसमें वो एकांत में ही अपने दुख बांट सके, अपने आप से ही। जैसे ही 6 बजने वाला था, वैसे ही रमेश बाबू पार्क में जाने के लिए तैयार होने लगे। मगर उन्हें याद आया कि उन्हें बहू से 10 रुपये लेने हैं आटे के लिए। जैसे ही बहू से मांगा, बहू ने कहा, क्यों बाबूजी, आपको चाहिए 10 रुपये? मैं सब समझती हूँ, वैसे भी आप करेंगे क्या? वही राजू की चाट खाएंगे और पेट खराब करेंगे। आप जानते ही हैं, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी भी ढंग से पचती नहीं। बेचारे रमेश बाबू रुआंसे होकर घर से निकल गए। एक पार्क ही ऐसी जगह थी जहाँ वो अपने हम उम्र मित्रों के साथ वक्त सुकून से बिताते थे। उनमें से एक शर्मा जी थे, उनके खास मित्र थे। शर्मा जी का एक बेटा था जो बहुत उनका ख्याल रखता था। आज की सारी बातें रमेश बाबू ने शर्मा जी को बता दी। उन्होंने झट से 10 रुपये निकालकर उनके हाथों में रख दी। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाले रमेश बाबू को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बेटे की पढ़ाई, शादी और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। पत्नी तो उन्हें 5 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। खैर, कैसे भी बेरुखी जिंदगी कट रही थी। आज फिर शाम को जब रमेश बाबू टहलने के लिए पार्क में गए तो उनका मित्रमंडल वाला ग्रुप केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहा था। रमेश, तुम भी चलो हमारे साथ, शर्मा जी ने कहा। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, तुमने कुछ बचत अपने लिए रखे हैं ना, किस दिन काम आएंगे। सारा पैसा तो आपने बेटे के ऊपर ही लगा दिए। वो बेटा बहू आपको कौन सा सुख दे रहे हैं? अब थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। हाँ, कई वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं केदारनाथ जाऊं। बेटे से बात करके बताता हूँ। शाम को बेटा जब ऑफिस से आया तो रमेश बाबू ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में बेटे से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से मेरा मन था, और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, तुम पर बोझ भी नहीं आएगा। मैंने कुछ बचत किए थे। बेटे ने तपाक से कहा, कौन सा बचत बाबूजी? उस बचत से तो मैंने नई बाइक खरीद ली। कैसे? सकते में आ गए रमेश बाबू, मैंने आप ही से साइन करवाई थी, याद नहीं है क्या आपको? बाबूजी, कितना खर्चा होगा केदारनाथ जाने आने में? यह सब बेफिजूल का खर्चा है। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब? रमेश बाबू को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। साथ ही बेटे ने उन्हें धोखा भी दिया था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बेटे ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही बेटा आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके
उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानते भी थे, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब बेटे को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। रमेश बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। अगले दिन वो फिर पार्क में गए और शर्मा जी भी साथ में थे। उन्होंने सारी बातें फिर से बयां कर दी। यह तो एकदम गलत किया तेरे बेटे ने, उसका कोई हक नहीं था। उसने तेरे साथ धोखाधड़ी की है। माफ़ करना, अगर तुझे बुरा लगे तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हें घर से भी बेदखल कर सकता है ना। तुम्हारे नाम पर घर है, ना कोई जमा पूंजी। मेरे दोस्त, तुम्हें अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कहाँ तो तुमने सही मेरे दोस्त, मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे इस उम्र में भी व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसे एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छे टीचर थे। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, आप उस लड़के से बात करिए। आप हाँ कर दीजिए, और भी बच्चे हो तो मैं ले लूँगा। अब रमेश बाबू शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। उन्होंने घर पर बेटे बहू को नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनको उनका पसंदीदा काम भी मिल गया था और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। एक दिन बहू को इस बात की खबर लग ही गई। उसने शाम को पति से शिकायत कर दी। देखिए जी, बुढ़ापे में काम करके हमारी नाक कटवा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम इन्हें जानबूझकर पैसे कमाने के लिए भेजते हैं। बाबूजी, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? आपने मुझसे कहा भी नहीं, बेटे ने सख्त लहजे में कहा। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकता हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें बता दूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगा। बेटे बहू अवाक से रमेश बाबू की ओर देखते रह गए। उनके पास ना तो अब सवाल करने का कोई हक था और ना ही जवाब पाने की कोई उम्मीद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।